हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क्यूमिन केमिस्ट्री क्लासेस पर। थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द डेल एच नॉट एफ। अब डेल एच नॉट एफ जो है वो किसका सिंबल है? हीट ऑफ फॉर्मेशन का। किसका सिंबल है? हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो। फॉर CO2 गैस, मतलब CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की दे रखी है और वाटर की दे रखी है। आर -393.5, -111.31 एंड -241.8 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब जो सीक्वेंस दे रखा है उसकी बात हो रही है। तो CO2 का दे रखा है ये, CO का दे रखा है ये और H2O का दे रखा है ये। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन किलोजूल फॉर द रिएक्शन। अब यहां पर आप देखेंगे कि जब हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात है तो यूनिट दे रखी है पर मोल में। किसमें दे रखी है? पर मोल। क्योंकि जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की, तो वहां पर डेफिनेशन में यह है कि जो भी आप जिसकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो 1 मोल होना चाहिए। तो इसलिए यूनिट में आके पर मोल आ गया। यहां पर ये कह रहा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन किलोजूल फॉर द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन की बात कर रहा है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, केवल रिएक्शन की बात हो रही है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन आप कह सकते हो। तो मैंने आपसे कहा था जब हीट ऑफ रिएक्शन की बात आएगी तो वहां पर आप किसी भी रिएक्शन को कैसे भी मल्टीप्लाई करके उसके बराबर आपको लाना है। अब यहां पर अगर मैं डेटा की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन की, जो कितना दे रखा है? -393.5। अब CO2 गैस फॉर्म में है, ये भी मैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है? -111.31 यूनिट दे रखी है किलोजूल पर मोल। उसके बाद H2O दे रखा है गैस फॉर्म में हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, कितना दे रखा है? -241.8 ये दे रखा है आपके। अब आपको निकालना क्या है कि ये जो आपके रिएक्शन है इसमें हीट चेंज निकालना है। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। अब आपको करना क्या है कि जो डेटा दे रखा है उसकी हेल्प से आपको इसकी हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो अगर मैं इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, इस रिएक्शन के लिए, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हीट ऑफ रिएक्शन किसके सेंस में आएगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि डेल एच नॉट जो है एफ, इसके सेंस में हम रिएक्शन लिखेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट क्या है? CO गैस प्लस H2O गैस, ये तो आप प्लस करेंगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है आपके? रिएक्टेंट है आपके CO2 गैस और H2O गैस, सॉरी H2 गैस, ये आपके प्रोडक्ट है। सॉरी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी हीट ऑफ रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या? प्रोडक्ट में जो भी टर्म्स है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे, हीट कंटेंट लिखेंगे माइनस रिएक्टेंट का। अब यहां पर डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है? अगर मैं इसी को लिखूं नीचे डेटा के फॉर्म में, CO का डेटा दे रखा है, कितना दे रखा है CO का डेटा? -111.3, ठीक है, 1। अब ये जो डेटा है ये प्लस होगा, प्लस का मतलब ये प्लस करा मैंने और ये ब्रैकेट में माइनस आ गया। कितना दे रखा है? H2O का -241.8। दोनों को प्लस करना था, मतलब माइनस माइनस ऐड होंगे तो माइनस ही रहेंगे। नीचे माइनस में है, ये कितना आपके CO2 और H2। CO2 का कितना दे रखा है? अब ये माइनस है तो मैंने माइनस यहाँ लिख दिया, -241.8। सॉरी, CO2 की बात हो रही है तो CO2 के लिए आएगा आपके -393.5। अब हाइड्रोजन जो है ये आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है कि जो प्योर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड होता है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? 0। तो वो 0 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप ये दोनों नेगेटिव को टर्म को ऐड करेंगे, यहां ऐड कर देता हूं मैं साइड में, 111.31 और ये हो गया 241.8। 8 का मतलब 80 मान लीजिए आप, डेसिमल में है तो ये मैंने कह दिया। तो ये 1 और 0 1, 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 1 1 1 3 हो गए, 4 और 1 5, 2 और 1 3। तो ये आपके टर्म आ गई नेगेटिव में।
अब ये टर्म नेगेटिव में आ गई और नीचे वाली जो टर्म है माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो ऊपर वाली टर्म नेगेटिव में है, नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी प्लस। तो प्लस वाली को मैं ऊपर लिख देता हूँ 393.5 और ये जो टर्म नेगेटिव में आई है वो मैं लिख देता हूँ -353.11। इसको जीरो कह लीजिए आप। इसको आप सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में हमने किया क्या? एक्चुअल में हमने ये किया कि जब हम बात कर रहे हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन किलोजूल फॉर द रिएक्शन, तो जब मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की बात कर रहा हूं तो जो रिएक्शन दे रखी है एज इट इज उसकी निकालनी है मुझे। और उसकी निकालने के लिए मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो मैंने सॉल्व कर दिया। फिर साथ में एक कंसेप्ट और ये लगा कि हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में उसकी जीरो होगी, और फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ना है, वो बेटर है आपके लिए। ठीक है। आई थिंक थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए डेफिनेशन मैंने आपको बताई, थर्मोकेमिस्ट्री में 3-4 डेफिनेशन है मुश्किल से, उसको कैसे यूज करना वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड चेंज टू वेपर इट्स एंथैल्पी चेंज इज 30 किलोजूल पर मोल, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी में फॉर्मूला पढ़ा हो तो ये आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप इसको जब देखेंगे डेटा को, तो आपके दे क्या रखा है? तो टेम्परेचर दे रखा है, एक दे रखा है प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm दे रखा है। ठीक है। जो जो आपके डेटा दे रखा है पहले वो लिख लीजिए साइड में, उसके बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि फॉर्मूला क्या लगाना है। उसके बाद ये कह रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड, अमाउंट दे रखा है 1 मोल, वो भी लिख लेता हूँ। चलो अमाउंट कितना दे रखा है, एन वो दे रखा है 1 मोल। उसके बाद आपके क्या दे रखा है, एंथैल्पी चेंज, डेल एच लिख देता हूँ एक बार को, वो कितनी दे रखी है 30 किलोजूल पर मोल, ये दे रखी है। पूछा क्या है, एंट्रोपी चेंज पूछा है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो एंट्रोपी चेंज जो होता है वो होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और Q जो है हीट है। अगर इस हीट को मैं स्पेशल कंडीशन में ले आऊं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो एक तरह से एंथैल्पी चेंज में आ जाएगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी। ठीक है। अब यहां पर ये जो डेल एच अपॉन टी है, ये आप देखेंगे मैंने आपको ट्रांजिशन, एंट्रोपी चेंज इन ट्रांजिशन के फॉर्म में लिखवा रखा है, फिजिकल चेंज या ट्रांजिशन आप जो भी कहना चाहें। तो ये आपके प्रोसेस क्या है, लिक्विड चेंज टू वेपर। तो वेपराइजेशन के फॉर्म में आप अगर थ्योरी के वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल एस वेपराइजेशन इक्वल्स टू डेल एच वेपराइजेशन अपॉन टी। टी जो मैंने बताया था वो बताया था बॉइलिंग पॉइंट। ये आप थ्योरी वीडियो देखेंगे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। अब आप ये देखिए कि जो डेल एस की वैल्यू है वो किस में दे रखी है, जूल पर केल्विन पर मोल में दे रखी है। जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल और किलोजूल पर केल्विन पर मोल। तो अगर मैं इसको वैल्यू रखता हूं डेल एस के लिए, पहले डेल एस वेपराइजेशन इक्वल टू डेल एच वेपराइजेशन। अब डेल एच की जो वैल्यू है वो दे रखी है 30 किलोजूल पर मोल, 30 किलोजूल पर मोल। अभी मैंने एज इट इज रख दी। टेम्परेचर हमेशा आपको न्यूमेरिकल में केल्विन में रखना है, ये मैंने आपको बता रखा है। थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी कोई न्यूमेरिकल करें या कहीं भी न्यूमेरिकल करें तो आपकी वैल्यू जो आती है वो आपके केल्विन में आती है। तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसको अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 300 में। ठीक है, 300 केल्विन। अब जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब ये 3/30 में करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.1 के बराबर आ जाएगा, जो कि किलो जूल में होगा। अब किलो जूल का ऑप्शन एक ही है लेकिन 0.1 में नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, सॉरी किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 3/30 है इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 3 × 1000 अपॉन 30, या आप चाहो तो मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 30 जो था उसको 30 रहने देता हूँ और 1000 कर देता हूँ, किलो जूल का जूल पर मोल हो जाएगा। ये किलो जूल को मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया और ये हो गया आपके एज इट इज 300 केल्विन। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए और ये 3 जो है वो हो जाएगा 10। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आई वो आ गई आपके 100 जूल पर केल्विन पर मोल।
तो आप देखेंगे 100 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आंसर आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, एक तो डिवाइड करना है मतलब फॉर्मूला पुट करना है, और 2 यूनिट कन्वर्जन करना है, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है और जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर देखा उसको केल्विन में करना है और सॉल्व करना है। आसानी से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आसान नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होता है उसको मैं आसान मानता हूँ, क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, आपको वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, उसकी यूनिट कन्वर्जन करना है और सॉल्व करना है। लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल है वो टफ इसलिए है क्योंकि उसका एक फिक्स पैटर्न नहीं है, हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग है सॉल्व करने का, तो वो अपने आप में ज्यादा टिपिकल हो जाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डेल एच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। क्या दे रखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन हाफ दे रखा है, बैलेंस करने के लिए गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी कह रहा है इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये आपको निकालना है। इक्वेशन दे दी उसने आपको। अब आगे क्या कह रहा है, द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस आर। इसका मतलब ये हो गया कि उसने एक इक्वेशन दे दी जो कि अननोन है, आपको पता नहीं इक्वेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, और बाकी जो 2 इक्वेशन दी वो नोन है इन द सेंस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। 2 इक्वेशन क्या दी, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी दे दी डेल एच इक्वल्स टू -393.5 किलो जूल। दूसरी रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी डेल एच दे दी -282.0 किलो जूल। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब मैं थ्योरी वीडियो बनाया था वहां पर मैंने आपको बताया था हीट ऑफ रिएक्शन है, उसको आप जो है कैसे भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसको 2 से गुणा करेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन जो भी है, क्योंकि 2 से ओवरऑल रिएक्शन गुणा हो रही है तो हीट ऑफ रिएक्शन भी गुणा हो जाएगी, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगी, और अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन तो वही रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे करना क्या है कि ये जो 2 इक्वेशन है इसको तोड़ मरोड़ के, मतलब सीधा करूं, उल्टा करूं, जोड़ करूं, बाकी करूं, गुणा करूं, भाग करूं, रिजल्ट मेरा जो आना चाहिए वो ये इक्वेशन के बराबर आना चाहिए। तो अब जब ये इक्वेशन मेरे सामने है तो मेरे सामने क्या है कि रिएक्टेंट साइड पे कार्बन है सॉलिड के फॉर्म में और ऑक्सीजन है गैस के फॉर्म में, और प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जब मैं 2 इक्वेशन देख रहा हूं, इन दोनों में मुझे प्रोडक्ट में कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। रिएक्टेंट में दिख रहा है क्या? दिख रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देता हूं एक बार। मैंने क्या करा, इस रिएक्शन को रिवर्स करा। रिवर्स करने पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, या दे रहा है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और साथ में क्या दे रखा है, हाफ ऑक्सीजन। ये मैंने लिख दिया। अब जब मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए जो डेल एच है ऊपर लिख देता हूं, इस रिएक्शन के लिए जो इस रिएक्शन के है उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 282.0 किलो जूल। ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब मुझे क्या देखना है कि ये इक्वेशन लिखने के बाद दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है। अब मुझे रिएक्टेंट साइड क्या चाहिए, कार्बन सॉलिड और हाफ ऑक्सीजन चाहिए, दे रखा है। तो मैंने क्या करा, कार्बन सॉलिड इसको एज इट इज लिख दिया, इसके नीचे लिख देता हूं, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये आपके हीट डेल एच जो दे रखा है इधर नीचे लिख देते हैं साइड में, यहां लिख देता हूं डेल एच इक्वल्स टू -393.5 यूनिट, आपको पता ही क्या दे रखी है। अब आपको चेक क्या करना है कि ये दोनों जो इक्वेशन है इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट क्या आएगा, कार्बन सॉलिड एज इट इज रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है उधर हाफ ऑक्सीजन दे रखा है। तो मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पे ये है और ये राइट हैंड साइड पे कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा ये हाफ है तो ये इधर से माइनस होगा, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट बचा वो बचा कार्बन सॉलिड प्लस, इधर एक है और उधर हाफ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद बचा हाफ ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में क्या बच रहा है आपके, हाफ ऑक्सीजन माइनस हो गया, बचा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में। तो आपने क्या करा कि ये इक्वेशन आप लेके आ गए, क्योंकि आपको चाहिए तो यही, इसी इक्वेशन का तो आपको डेटा चाहिए हीट का, तो ये आपको इक्वेशन लानी थी।
तो इक्वेशन लाने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट साइड क्या क्या दे रखा है और प्रोडक्ट साइड क्या क्या दे रखा है। तो पहले उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को अरेंज करो और फिर आप ये देखो कि ओवरऑल आपकी रिएक्शन वैसी आई या नहीं आई। अगर नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत नहीं पड़ी, आपने केवल क्या करा, एक रिएक्शन को रिवर्स करा और दो जो इक्वेशन थी, दो इक्वेशन दे रखी थी, इससे मैंने नई इक्वेशन बनाई और उसको ऐड करा। ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। तो जब रिजल्ट आ गया तो दोनों की हीट को भी ऐड कर लो। तो जब आप दोनों की हीट ऐड करोगे तो एक है +282.0 और दूसरी है -393.5। इनको सॉल्व करो। अब जो बड़ा डेटा है वो नेगेटिव का है तो 393.5 और ये छोटा डेटा प्लस का है 282.0। माइनस में से प्लस माइनस करता हूं तो ये हो गया ये 5, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये आ गया 1, ये नेगेटिव में आ गया। है क्या कोई ऑप्शन? आप देखो ये दे रखा है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपसे बताया था कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि कोई इसमें कंडीशन नहीं है, तो आप अगर इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल इक्वेशन को तो हीट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। तो ये आपके जो न्यूमेरिकल हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ है, अगला वाला देखिए थोड़ा इससे और आपको लगेगा एक लेवल आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर -890.3 किलोजूल पर मोल, -393.5 किलोजूल पर मोल एंड -285.8 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज। अब देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इन द सेंस कि पहले उसने कहा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो आपको पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की जब हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो जिसका भी आपको कंबशन करना है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना होता है और कंप्लीट रिएक्शन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बनाना होता है। तो एक तो आपको कंबशन की डेफिनेशन आनी चाहिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन की। आगे कह रहा है डायहाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। फिर दूसरी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ये दो डेफिनेशन आपको आती है तो आप इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो कंपैरेटिवली आसान था, उसने इक्वेशन बना के दी थी, इसमें उसने कोई इक्वेशन नहीं दी है, केवल आपने उसने टर्म दे दी डेफिनेशन के सेंस में, आपको इक्वेशन खुद बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सबसे पहले मीथेन की बात करते हैं। तो मीथेन का जब कंबशन करेंगे, ये अब मैं हीट की वैल्यू नहीं लिखूंगा, नहीं तो जगह नहीं रहती, तो यहां से हम इसको टैली कर लेंगे। ये मैंने कहा मीथेन है CH4, ठीक है। इसका मुझे कंबशन करना है, मतलब मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा और मुझे कंप्लीट रिएक्शन कराने के बाद जो बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये दोनों गैसेस फॉर्म में होंगे। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को जब मुझे बैलेंस करना है तो कार्बन एक है, प्रोडक्ट में कार्बन एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है रिएक्शन में, प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं 2, तो प्रोडक्ट में मुझे ऑक्सीजन हाइड्रोजन चाहिए 4, ये मैंने कर दिया बैलेंस। अब आप ये देखो कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं। प्रोडक्ट साइड में जब आप ऑक्सीजन देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम है और 2 से मल्टीप्लाई हो गए 4 ऑक्सीजन एटम हो गए, जबकि यहाँ पर आपके 2 ही है, तो ये मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ये आपके है कंबशन किसका, मीथेन का। तो इस इक्वेशन के लिए जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ उसको कंबशन आप कह सकते हैं, या इस रिएक्शन के सेंस में मैं सिंपल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकता हूं। उसकी वैल्यू आपको दे रखी है -890.3 किलोजूल पर मोल। मैं नहीं लिख रहा, जगह नहीं है। दूसरा आपके कंबशन किसका है, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट इन द सेंस मैंने सिंपल लिख दिया कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर आप देखेंगे कि एज इट इज रिएक्शन आएगी, कोई आपके कोफिशिएंट नहीं आ रहा। ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। रिएक्शन बैलेंस है, जो आपके रिएक्टेंट में उसको कंप्लीटली मैंने कंबशन कर दिया उसका। अब इसके लिए जो इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन वो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, या आप कह सकते हैं ग्रेफाइट। उसके बाद डाइहाइड्रोजन। अब डाइहाइड्रोजन की जब मैं कंबशन की बात कर रहा हूं, मतलब हाइड्रोजन गैस के कंबशन की बात हो रही है, प्लस ऑक्सीजन। अब ये क्या देगा कंबशन के बाद, H2O, गैस फॉर्म में लिख देते हैं इसको। अब यहां पर जब आप रिएक्शन को बैलेंस के फॉर्म में देखेंगे तो हाइड्रोजन तो जो है H2O है। कंबशन की डेफिनेशन ये है कि जो जिसका आप कंबशन कर रहे हैं
वो 1 मोल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग को आपको इक्वेशन को सेट करना है, बैलेंस करना है कहने का सेंस। तो यहाँ पर मैंने CH4 1 लिया था, उसके हिसाब से रिएक्शन बैलेंस करी थी। यहाँ पर मैंने कार्बन लिया था, उसके हिसाब से इक्वेशन बैलेंस थी। यहाँ पर H2 है। अब अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है तो 2 तरीके हो सकते थे, या तो मैं इसको 2 से गुणा करता, और 2 से गुणा करता तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाता, लेकिन ये फिक्स है कि ये 1 ही मोल होना चाहिए। तो अब मैंने ये रिएक्शन लिख दिया, मुझे बैलेंस करना है, तो ये फिक्स हो गया। तो हाइड्रोजन 2 एटम फिक्स है, तो ये भी फिक्स हो गया। ऑक्सीजन कितने एटम है? 1, तो इसको मुझे बैलेंस करने के लिए करना पड़ा हाफ। इस इक्वेशन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी दे रखी है, ये लास्ट वाली आपकी दे रखी है, ये वाली, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो ये तो 3 इक्वेशन इसने दे रखी है, ठीक है। अब ये आपसे कौन सी इक्वेशन बनवाना चाहता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन में थोड़ा नीचे लिख देता हूं, मीथेन आपको बनानी है, तो मैंने कहा कार्बन सॉलिड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है कि आपको एलिमेंटल फॉर्म से बनाना है, और जो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है फिजिकल, उससे लेना है आपको, और आपको 1 मोल बनाना है। ये 2-3 चीज आप ध्यान रखेंगे, आपको आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो कार्बन ले लिया मैंने, उसके बाद मुझे मीथेन बनाना है। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन, तो मुझे हाइड्रोजन लेना पड़ेगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और मुझे प्रोडक्ट में मीथेन बनाना है गैसियस फॉर्म में। अब प्रोडक्ट जो मीथेन बनाना है वो 1 मोल होना चाहिए। जब हमने कंबशन की डेफिनेशन पढ़ी, तो जिसका कंबशन कर रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए, फिर रिएक्शन को बैलेंस करो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो जिसके फॉर्मेशन की बात करें वो 1 मोल होना चाहिए, फिर रिएक्शन को बैलेंस करो। ये 1 मोल है। अब रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, ठीक है। यहाँ कार्बन 4 एटम है, तो मुझे यहाँ 2 लेना पड़ेगा। ये इक्वेशन मैं चाहता हूं, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे हीट ऑफ रिएक्शन चाहिए। अब ये इक्वेशन कैसे बन सकती है, वो इसकी इक्वेशन से मुझे बनानी पड़ेगी। ये 3 इक्वेशन दे रखी है, इन 3 इक्वेशन की हेल्प से मुझे बनानी पड़ेगी। अब मैं कैसे बनाऊं? मुझे चाहिए रिएक्टेंट में कार्बन सॉलिड। कार्बन सॉलिड कौन सी इक्वेशन में दे रखा है? इस वाली इक्वेशन में दे रखा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन मैं ये ले सकता हूं एक बार को एज इट इज, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन गैस चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। हाइड्रोजन गैस इसमें है, इसको मैं ले सकता हूं। अब प्रोडक्ट जो है वो मुझे चाहिए मीथेन। यहां पर प्रोडक्ट में कहीं भी मीथेन नहीं है, लेकिन इसमें मीथेन है, लेकिन रिएक्टेंट साइड है। तो ये 2 इक्वेशन तो मैंने एक बार को कहा कि ले सकते हैं, तो इसको मैं टिक कर लिया। इसको मैं क्या करता हूं, रिवर्स करके नीचे लिखता हूं। इसको मैं क्या कर रहा हूं, रिवर्स करके नीचे लिख रहा हूं एक बार को। तो जब मैं इसको रिवर्स करके नीचे लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O गैस गिव्स CH4 गैस प्लस, यहां लिख देता हूं 2 ऑक्सीजन गैस। ये मैंने लिख दिया। अब आपको चेक करना है कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, इसको ओवरऑल जब मैं ऐड करूंगा तो प्रोडक्ट साइड जो है और रिएक्टेंट साइड जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या ये एग्जैक्ट इक्वेशन आ रही है, ये मुझे चेक करना है। अब एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, जबकि यहाँ हाइड्रोजन का 1 ही मोल है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहां कर देता हूं, ये 2 हो गया, ये 1/2 था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और ये आपके क्या हो जाएगा 2। साथ में जो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन थी किसकी, मीथेन हाइड्रोजन के कंबशन की, ये लास्ट वाली डाइहाइड्रोजन के कंबशन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है -285.8, ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, -285.8, ठीक है। ये वाली एज इट इज है, कार्बन वाली मतलब ग्रेफाइट वाली। तो ग्रेफाइट वाली जो है वो आपके 393.5 है एज इट इज, -393.5 एज इट इज है। और जो आपने ली है ये वाली मीथेन वाली, उसको आपने रिवर्स करा है, तो रिवर्स करने से जो है साइन चेंज हो गया, तो ये प्लस में हो जाएगी। इस वाली की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगी प्लस में कितनी हो जाएगी, 890.3। ये मैंने हीट लिख दी साइड में। अब जब आप इस ओवरऑल इक्वेशन को सॉल्व करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, तो आपने क्या देखा, CO2 राइट हैंड साइड पे है, CO2 लेफ्ट हैंड साइड पे, कैंसिल आउट हो गया, राइट और लेफ्ट में कैंसिल आउट हो गया। वाटर जो है आपके 2 इधर है, 2 वाटर इधर है, ये कैंसिल आउट हो गया। ऑक्सीजन जो है यहां पर आप रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड कितना दिख रहा है, 2, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास,
लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे क्या बच गया, कार्बन सॉलिड बच गया और क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बच गए। प्रोडक्ट साइड चेक करिए बचा क्या, CH4 गैस बच गया। तो ये आपको जो इक्वेशन चाहिए थी वो आपको इक्वेशन मिल गई। अब आप खुद सोचिए कि ये क्वेश्चन अपने आप में कितना टिपिकल है। पहले तो जो 4 चीजें दे रखी है, 3 कंबशन के फॉर्म में, एक और फॉर्मेशन फॉर्म में, ये 4 इक्वेशन आपने बनाई। उसके बाद इन 3 इक्वेशन के डेटा दे रखे हिट के, तो इससे मुझे ये इक्वेशन चाहिए थी। तो मैंने क्या करा, एक को तो मल्टीप्लाई करा और एक को रिवर्स करा और उसका रिजल्ट निकाला, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब इनके जो हीट के डेटा है उसको मुझे ओवरऑल ऐड करना है। तो ये हो गया आपके -393.5 और ये 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने की जगह 2 बार लिख देता हूं, 285.8 और ये हो जाएगा -285.8, ये हो गया। और ये हो गया प्लस में, प्लस 890.3। इसको आपको सॉल्व करना है कि ये जब आप ओवरऑल सम सॉल्व करेंगे कि भाई माइनस प्लस करने का सॉल्व करा, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या आएगा। अब देखिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, अब ये प्लस माइनस आप करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आ रखा है स्कूल लेक्चर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे आपको लगेगा कि क्या है ये, मतलब एक क्वेश्चन में इतना टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, फिजिकल हमेशा लास्ट में करना। जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है वो हमेशा एंड में करने चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले करेंगे तो आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा और अगर आंसर नहीं आया तो आप पैनिक हो जाएंगे। और उतने में तो आप बाकी जो इनऑर्गेनिक है या जो इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें आप काफी सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपको आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब ये पढ़ा और ये आपने कर दिया। न्यूमेरिकल हमेशा लास्ट में करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन विल बी। अब ये इसने कुछ केमिकल इक्वेशन दे रखी है, उसके साथ में उसकी हीट ऑफ रिएक्शन भी दे रखी है और पूछा क्या है इसने, फ्रॉम द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, मतलब उसने एक्चुअल में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछा है और पूछने के बाद उसने आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन दे रखी है 3। क्या दे रखा है, C6H6 मतलब लिक्विड मतलब बेंजीन, उसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। एक तरह से आप इसको कंबशन कह सकते हो, किसका, बेंजीन का। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि उसने लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं कहा कि भाई बेंजीन के कंबशन के लिए एंथैल्पी चेंज इतना है या हीट ऑफ रिएक्शन इतना है। इसको वो कह सकता है कि कार्बन का कंबशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसको वो कह सकता था हाइड्रोजन का कंबशन। तो कहने का मतलब है पिछले क्वेश्चन में उसने कोई सी भी इक्वेशन नहीं दी थी, सारी उसने लैंग्वेज के फॉर्म में कहा था। यहां पर वो क्या कर रहा है, इक्वेशन दे रहा है। तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि इक्वेशन बनी बनाई है, कम से कम ये इक्वेशन आपको नहीं बनानी। अब इन 3 इक्वेशन से आपको करना क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाएं, तो फॉर्मेशन ऑफ करना आपको बेंजीन का। तो ये मैंने कहा C6H6L, ये आपको बनाना है एलिमेंटल फॉर्म से। एलिमेंटल फॉर्म क्या है, कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट 1 मोल होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। तो यहां पर भी 6 आएगा और यहां पर आपके आएगा 3। ये इक्वेशन आपको बनानी है, क्योंकि ये इक्वेशन बनेगी तो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको बनानी है, किसके सेंस या किसकी हेल्प से, इन 3 इक्वेशन की हेल्प से। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो इक्वेशन आपको बनानी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या है और राइट हैंड साइड पे क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर वाली इक्वेशन काम में लेनी है। अब आप ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, और राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, बेंजीन। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तीनों इक्वेशन को, आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन है, सही बात है, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है, सही बात है। इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन एज इट इज रहेंगी, मतलब रिवर्स नहीं करनी, ठीक है। मतलब क्योंकि जो रिएक्टेंट पे चाहिए वो रिएक्टेंट पे है, और प्रोडक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा एक बार को। अब ये तो मैंने रिएक्टेंट की बात कर ली, अब प्रोडक्ट में मुझे चाहिए बेंजीन, जबकि यहाँ पर बेंजीन रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं। इसका मतलब सबसे पहला काम मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन जो 1 है इसको रिवर्स कर दिया।
क्या कर दिया, रिवर्स। और रिवर्स करने के बाद जो इक्वेशन नहीं बनी वो मैं लिख देता हूं यहां पर, 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड गिव्स, वो आ जाएगा आपके C6H6L प्लस 15/2 ऑक्सीजन गैस। ये पहली इक्वेशन मैंने चेंज करी और ये इक्वेशन बन गई, मतलब पहली इक्वेशन को मैंने रिवर्स करा और रिवर्स करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन को मैं एक बार एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। अब उसमें करना क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। दूसरी इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा इस इक्वेशन में, चेंज क्या करना वो अभी मैं नहीं कह रहा, अभी मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि मुझे रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट चाहिए। और दूसरी जो इक्वेशन है थर्ड, उसको भी मैं एक बार एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन जो उसको एज इट इज लिख रहा हूं, क्या है आपके, हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस गिव्स प्रोडक्ट H2O लिक्विड। ये मैंने आपकी इक्वेशन लिखी एक बार को, ठीक है। अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे ओवरऑल ये इक्वेशन चाहिए इन तीनों के रिजल्ट से, मतलब जब इनको ऐड करूं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जो भी कटने के बाद मुझे ये इक्वेशन चाहिए। अब आप इसको चेक करो कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन तो चाहिए, लेकिन कितने चाहिए, 6। इसमें कार्बन है लेकिन कितने हैं, एक ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। क्लियर। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3। तो मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 आ गया, ये 1/2 का क्या हो गया, 3/2 हो गया, और ये हो गया 3। अब होना क्या चाहिए, जब इसका रिजल्ट मैं निकालूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलनी चाहिए। चेक करते हैं। अब आप ये देखिए कि इस इक्वेशन में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, नहीं है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड पे है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड राइट हैंड साइड पे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको वाटर दिख रहा है क्या इस इक्वेशन में, नहीं दिख रहा। तो 3 वाटर लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, 3 वाटर राइट हैंड साइड पे, ये कैंसिल आउट हो गए। अब आप देखिए इसके अलावा आपको ऑक्सीजन दिख रहा है क्या इस इक्वेशन में, नहीं दिख रहा। तो अब आप क्या देखेंगे कि 6 ऑक्सीजन ये रहे और 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1/2, मतलब 1.5। तो 6 और 1.5 कितने हो गए, 7.5। और 15/2 का मतलब होता है 7.5, 7.5। ये ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा उसको मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 6 कार्बन सॉलिड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स C6H6L। यही इक्वेशन मुझे चाहिए थी। इक्वेशन सॉल्व हो गई, सही आ गई। तो ये तो बात हो गई इक्वेशन की। अब जो जो आपने इक्वेशन में चेंज करे वो चेंज आपके हीट ऑफ रिएक्शन में होंगे। आपने क्या चेंज करा, इसलिए मैंने यहां लिख दिया, ये चेंज करा। तो ये चेंज करने के बाद आपको उसको ऐड करना, जो भी रिजल्ट आ रहा है हीट ऑफ चेंज का। तो फर्स्ट जो आपके इक्वेशन है वो आपने रिवर्स करी है, तो उसका हीट का जो रिजल्ट है वो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन का जो हीट है आपने क्या करा, रिवर्स करा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस 3267.7। ओके। सेकंड वाली जो है उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करा है। पहली वाली को रिवर्स करा तो रिवर्स करने पे केवल साइन चेंज हो जाता है। सेकंड वाली को आपने क्या करा, 6 से गुणा करा, तो जो उसकी हीट है वो भी 6 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी। यहां कर देता हूं मैं नीचे, सेकंड वाली हीट क्या है 393.5, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो मैं ये कर देता हूं -393.5 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 पंजे 30 का 0, हासिल का 3। ठीक है, 6 5 30, 0 आ गया, 3 यहाँ आ गया, 6 3 18 और 3 21 का 1, हासिल का 2, 9 6 54 और 2 56, 6 5, 6 3 18 और 5 23। ये माइनस में आ गया। तो ये माइनस में डेटा आ गया किसका, जो आपने सेकंड इक्वेशन जो है उसका जो रिजल्ट निकाला है वो मैं माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, -2361
0.0। थर्ड इक्वेशन जो है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड इक्वेशन की जो हीट है वो आपके दे रखी है -286.2, यहाँ लिख देता हूँ -286.2, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। ये हो गया 3 दूनी 6, 6 × 18 का 8, हासिल का 1, 8 × 24 और 1 25, ये 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये आ गया माइनस में। तो ये मैंने लिख दिया माइनस में 858.6। अब इसको आपको ओवरऑल ऐड करना है एक तरीके से। तो मैं क्या करता हूं, पहले जो दो माइनस की टर्म है उसको ऐड कर लेता हूं। तो माइनस की टर्म मैंने ऐड करी -2361.0 -858.0 सॉरी 6, इसको आप ऐड करते हैं तो ये हो गया 6, 8 और 1 9, 6 5 11 का 1, हासिल का 1, 8 और 1 9 3 12 का 2, हासिल का 1, ये आ गया माइनस में। अब आप चेक करें कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है बड़ी कौन सी है, 3267 बड़ी है, 3219 बड़ी है, 3267 बड़ी है, ये प्लस में है तो मैं ये लिख देता हूँ प्लस 3267.7 ये टर्म है, और इन दोनों का रिजल्ट आया ये -3219.6। इसको सॉल्व करते हैं। 7 में से 6 गए 1, 17 में से 9 गए 8, ए हासिल का आप ले चुके थे यहां से, 5 में से 1 गए 4, बाकी ये 0 आ गया, प्लस 48.1। अब आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन है कितना टाइम कंज्यूमिंग है। आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते और प्रैक्टिस भी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल न्यूमेरिकल नहीं है कि आपने कोई फॉर्मूला याद करा, वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया। यहां पर आपको खुद का दिमाग लगा के इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि इक्वेशन बनानी कैसे है। रिएक्टेंट्स, पहले तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तब तो आप इक्वेशन बना पाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये आपने इक्वेशन बना ली। अब आपको देखो रिएक्टेंट में क्या चाहिए, प्रोडक्ट में क्या चाहिए, उसके हिसाब से इक्वेशन चेंज कर लो। और फिर कोफिशिएंट अगर मैच नहीं हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है वो कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। और जो भी चेंज आपने इक्वेशन में करें वो चेंज आपके हीट ऑफ रिएक्शन में होने चाहिए, और उसको आप सॉल्व कर लीजिए। और आप देखेंगे कि जब ये ओवरऑल रिजल्ट निकाले तो इक्वेशन वही आनी चाहिए जो आपको चाहिए, और आप उसको सॉल्व कर लीजिए। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप कर लेंगे। तो आपको ऐसा भी नहीं कि देखिए जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे मान लीजिए 120 क्वेश्चन आपको करने केमिस्ट्री के, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि हर क्वेश्चन में बराबर टाइम लगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ते ही हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो पहले जो डायरेक्ट हो जाते हैं वो कर लीजिए, और फिर जो टाइम कंज्यूम वाले क्वेश्चन है वो लास्ट में करिए, ताकि आप बिल्कुल फ्री माइंड हो। क्योंकि आपके पास 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बचेंगे इस टाइप के जो टिपिकल हैं, लेंथी हैं, बाकी सारे हो जाते हैं। आराम से करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, आप देखेंगे न्यूमेरिकल तो नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपके कितने क्लियर है वो चेक करते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शन कॉमन होते हैं। पहले दोनों स्टेटमेंट चेक करते हैं। असर्शन क्या दे रखा है, एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज फाउंड टू बी जीरो। अब जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि प्योरली एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस प्योर है और परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो। तो ये क्या दे रखा है, एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज फाउंड टू बी जीरो। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। आगे दे रखा है रीजन, ऐसा क्यों है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी क्या है, एक्सेप्शन होते हैं, मैंने बता रखा है कि सबकी जीरो नहीं होती, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जीरो होती है, और एग्जांपल भी बताए थे कि किसकी जीरो होती है और किसकी जीरो नहीं होती। आगे रीजन दे रखा है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स। अब इसको हम अंडरलाइन कर देता हूं मैं आपको, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द सॉलिड इज 1 एट एब्सोल्यूट जीरो। अब इसका क्या मतलब है, हमें ये तो समझ में आ गया कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज फाउंड टू बी जीरो, ये हमने माना कि सॉलिड है, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ तो केवल सॉलिड लिखा, परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं लिखा। ओके, जनरल फॉर्म में स्टेटमेंट सही है। अब जो रीजन है वो सही है नहीं है वो हमको चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए अगर आपको ध्यान हो, मैं आपको थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी में मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेजिडुअल एंट्रोपी।
बता देता हूं क्या होता है। रेजिडुअल एंट्रोपी मैंने बताई थी आपको, एक टर्म थी रेजिडुअल एंट्रोपी, और रेजिडुअल एंट्रोपी का मैंने आपको फॉर्मूला एक लिखवाया था। क्या लिखवाया था? S इक्वल्स टू के एल एन डब्ल्यू। ये नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग को अगर मैं सिंपल लॉग में कन्वर्ट करूं, लॉग बेस 10, ये हो जाएगा 2.303 के लॉग डब्ल्यू। ठीक है। अब रेजिडुअल एंट्रोपी का कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 होती है, लेकिन जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होते उनकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 नहीं होती, कोई ना कोई वैल्यू आती है, और जो वैल्यू आती है उसको हम रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी, और अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। अब मैंने क्या कहा कि ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0 कब आ सकती है? जब W की वैल्यू 1 हो, क्योंकि 1 का लॉग 0 आता है। 1 का लॉग क्या आता है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कोई सब्सटेंस है, कोई सॉलिड है, कुछ भी है, अगर उसके लिए W की वैल्यू 1 है तो उसकी रेजिडुअल एंट्रोपी 0 होगी। इनडायरेक्ट सेंस में क्या हुआ कि उसकी जो एंट्रोपी है 0 केल्विन पर वो 0 होगी। तो ये स्टेटमेंट से हो जाएगा। अब ये W एक्चुअल में है क्या? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको इसके लिए टर्म के लिए बताया था, जो मीनिंग है वो बताया था थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी टर्म लिखवाई थी। फिर मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में कहा था कि आप एक सॉलिड को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसका मीनिंग ये था। अब यहां पर ये जो लिख रहा है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स, उसका मीनिंग यही आ रहा है। ये एक्चुअल में W को इंडिकेट कर रहा है। पॉसिबल स्टेट्स का मतलब आप उसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितनी तरीके से रख सकते हैं, कितनी वो फॉर्म में अरेंज हो सकता है, कुछ भी आप समझ लीजिए। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए इसने टर्म काम में लिया है। तो अब ये कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द सॉलिड इज 1। ये देखिए अंडरलाइन कर देता हूं, 1 एट एब्सोल्यूट 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सॉलिड की 0 केल्विन पर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब उसकी जो पॉसिबल स्टेट्स है वो 1 होती है, या और हम कहें कि उसको एक फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं, उससे ज्यादा फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी एंट्रोपी 0 आती है। और जिसके लिए ये वैल्यू 1 नहीं होती, 1 से ज्यादा होती है, उसके लिए 0 नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि आपके असर्शन भी सही है और उसका रीजन क्या है वो भी सही है। तो ये जो क्वेश्चन था थ्योरेटिकल था, लेकिन कंसेप्ट चेक किए उसने कि आपने ये पढ़ तो रखा है कि भाई एंट्रोपी की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है 0 केल्विन पर, लेकिन वो क्यों आती है वो मैंने आपको यहाँ पर हिंट दिया था थ्योरी बताते वक्त कि भाई ये रेजुलर एंट्रोपी होती है और 0 कब आएगा? जब W की वैल्यू 1 होगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।